पढ़ रहे थे गांधीयन एरा, ठीक है, गांधीयन एरा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपसे बात की थी 1920 से 47 की, ठीक। और उसमें हमने पहले बैकग्राउंड पे आपसे चर्चा की थी, और बैकग्राउंड पे हमने आपसे जो चर्चा की, उस बैकग्राउंड पे चर्चा करते समय हमने आपसे बताया कि 9 जनवरी 1915 को गांधी साउथ अफ्रीका से 46 इयर्स ऑफ एज में क्या करेंगे, वापस लौटेंगे। और वापस लौटने के बाद वो वहां पर क्या कहेंगे, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, पहली क्लास में सब बता रखा है बिल्कुल। पीआरटी वाला सेशन जो है उसमें कम से कम 15 से 16 सवाल, 10 प्लस तो 100%। और जो आपका टीजीटी पीजीटी में जिनका सोशल साइंस होगा उनसे तो पूछा ही जाएगा, उनको तो ये टॉपिक ही पढ़ना है पूरा, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और जो जनरल पेपर है उसमें कम से कम 5 से 7 सवाल, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हाँ हाँ सब बताएंगे राज, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है वो ये पढ़ रहे थे कि बाय द एंड ऑफ 1918 गांधी ने कौन कौन से आंदोलन, गांधी सक्सेसफुली लेड 3 मूवमेंट्स इन इंडिया। कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, ठीक है। मतलब 1918 के अंत तक गांधी ने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के 3 सफल आंदोलन कर लिए थे। और गांधी को महात्मा की क्या मिल चुकी थी, टाइटल भी मिल चुकी थी। गांधी को महात्मा की क्या मिल चुकी थी, टाइटल भी मिल चुकी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर उनको टाइटल दे चुके थे ऑलरेडी, ठीक है। अब कहते हैं ना कि जैसे जब आपकी किस्मत में लिखा होता है ना कि आपको सदियों याद रखा जाएगा, कि आपको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आइंस्टाइन बोला था ना गांधी के मरने पे कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही कभी ये भरोसा कर पाए कि ऐसे हाड़ मांस का कोई आदमी धरती पर आया भी था। ये बात गांधी के मरने पे आइंस्टाइन ने बोली थी। तो कहते हैं कि जब आपकी किस्मत में लिखा होता है ना कि आप कुछ बहुत तगड़ा करोगे, तो कायनात भी आपका उस हिसाब से क्या कर रही होती है, पूरा समर्थन कर रही होती है, ठीक है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, तो महेंद्र सिंह धोनी किस्मत में लिखा था कि वो बहुत बड़े लीडर बन जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि हाँ कोई ऐसा कप्तान हुआ था। तो युवराज सिंह भी मिल जाएंगे, ठीक, गौतम गंभीर मिलेंगे, वीरेंद्र सहवाग मिलेंगे, सचिन का साथ मिलेगा, अनिल कुंबले मिलेंगे, तो टीम बन जाती है ना। लीडर कोई एक ही होता है। तो 2011 का वर्ल्ड कप वो सारे खिलाड़ी मिलकर जिताए होंगे, लेकिन जब भी लीडर की बात आएगी तो लीडर हमेशा एक ही हो सकता है ना। इसीलिए आपको जब आप पूछते हो कि 2011 का वर्ल्ड कप, तो आदमी कहता है हाँ महेंद्र सिंह धोनी जिताया था, वो छक्का सबको याद रहता है। वो इसलिए कि लीडर एक ही हो सकता है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ऐसा नहीं है कि हम जब ये कहते हैं कि गांधी के नेतृत्व में हमने ये आंदोलन जीता, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम बाकियों का जो है वो सपोर्ट कम कर रहे हैं, या हम बाकियों की कंट्रीब्यूशन को हम नहीं याद कर रहे हैं। 15 साल की उम्र में फांसी चढ़ने वाले उस खुदीराम बोस नाम के लड़के का भी उतना ही योगदान है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में, जितना जितना योगदान भगत सिंह का है, जितना योगदान गांधी का है, जितना योगदान सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू का है।
पर लीडर एट द एंड ऑफ द डे कोई एक ही होगा ना। तो इस वजह से गांधी को लीडरशिप देने के लिए लोग क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजी और लीडरशिप एक ही चीज होती है, या ये तीन चीजें होती हैं। ये तीनों जब तक एक व्यक्ति के अंदर नहीं पाएंगे कोई भी आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो गांधी को चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के बाद लोगों ने अपना लीडर मान लिया, और परिस्थितियां भी ऐसी चल रही थी जिसने अंततः सपोर्ट किसका किया, गांधी का ही किया। कैसे, आप समझिएगा। 1914 से 1918 तक पूरे विश्व पर एक बहुत बड़ी चीज पूरे विश्व में चल रही थी। क्या चल रहा था, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था? देखो अभी पढ़ लो, लास्ट का 10 मिनट आप लोगों के सवाल जवाब को दूंगा, अभी पढ़ लो। होता क्या है कि सवाल जवाब के चक्कर में एक तो वैसे ही 50 मिनट की क्लास मिलती है, उसमें भी जो है, अब मेरे समझ में आ रहा है क्यों सब लोग पीपीटी या पीडीएफ से पढ़ाते हैं, वो इसीलिए पढ़ाते होंगे। विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी क्या किया था, भाग लिया था। भारतीय सैनिकों ने भी क्या किया था, भाग लिया, इसमें भाग लिया था ब्रिटेन की ओर से। तो जब सैनिक इसमें गए तो सैनिकों ने बहुत पास से उपनिवेशवाद और उसके चीजों को देखा, तो सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, राष्ट्रवाद की भावना, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना क्या होगी, जागृत हुई। भाई जो आदमी जाकर लड़ेगा, देखेगा कि क्यों दुनिया इतना पगलाई हुई है, तो समझ में आएगा ना कि कोई देश अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, कोई कुछ लड़ रहा है। सर खेड़ा आंदोलन 1917 में लिखा है एक बुक में। हाँ तो मैंने भी तो 1917 ही बताया था, मैंने कहा कुछ और बता दिया था, ठीक है। यहां लिखा है बाय द एंड ऑफ 1918, 1918 के अंत तक ये तीन आंदोलन उन्होंने कर लिया है। अरे यहां लिखा है 1918 के अंत तक गांधी ने ये तीन आंदोलन खत्म कर दिए थे। यहाँ ये थोड़ी लिखा है कि 1919 1918 लिखा है, 1919 बताए थे हमने। कब बता दिया 1919 चंपारण? हम क्यों बताएंगे 1919 चंपारण? तुम लोग यार पता है, बड़ी मुसीबत है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? खेड़ा 1917 बताया था, अच्छा। क्या लिखा हुआ है ये? क्या लिखा हुआ है? चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918। तुम लोग ना थोड़ा सा दिमाग को खोल के क्लास किया करो, ठीक। अपने मन में अंताक्षरी मत खेला करो क्लास पढ़ते समय, इसीलिए सब क्लास छोड़ के भागते हैं। ऐसे ही चिड़चिड़वाते होगे, इसीलिए वो छोड़ के भागते हैं क्लास फिर, या फिर ब्लॉक कर देते हैं। अब कमेंट मत करना, आप चुपचाप पढ़ो, ठीक है। तो 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलेगा। भारतीय सैनिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसलिए उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी। दूसरी तरफ क्या होगा, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का
भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो भारत पर प्रभाव ये पड़ेगा कि सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना आएगी। दूसरी तरफ भारत में महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बताइए। इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। जितना अब आप एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, आपको कुछ कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो पढ़िए बस। ठीक है। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो जनता परेशान होगी या नहीं होगी? जनता परेशान होगी या नहीं होगी? होगी। जनता परेशान होगी, रोजमर्रा के चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक और बड़ा जबरदस्त काम किया। क्या किया? कहते हैं ना, आपदा अवसर बन जाती है कई बार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, भारतीय उद्योगपति थे, भारतीय उद्योगपतियों की स्थिति क्या हुई? मजबूत हुई। उनकी पोजीशन क्या होगी? स्ट्रांग होगी। स्थिति मजबूत हुई। स्थिति क्या हुई? मजबूत हुई। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भारतीय उद्योगपतियों की स्थिति क्या होगी? मजबूत होगी। क्यों मजबूत होगी? क्योंकि यूरोप में क्या होगा? यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और एक बात बताओ, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा तो यूरोप में प्रोडक्शन हो रहा होगा? यूरोप में प्रोडक्शन हो रहा होगा क्या? जब पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो क्या यूरोप में प्रोडक्शन हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो नीड तो है ना भाई, जरूरत तो है ना। अगर मान लीजिए किसी सैनिक को गोली लग गई, खून बह रहा है, उस पर रुई लगाना है, तो रुई तो चाहिए कि नहीं चाहिए? या बैंडेज बांधना है तो बैंडेज चाहिए ना? या सामान ले जाना है तो बोरा चाहिए ना? हथियारों के लिए लोहा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्रोडक्शन तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो यूरोप में खासकर ब्रिटेन ने अपनी जरूरतें, नीड कहां से पूरी करेंगे? इंडिया से। इसलिए इस समय इंडिया में क्या लगेगी? बहुत तेजी से इंडस्ट्री लगेगी। और आप जो दो बड़े नाम जानते हैं बिजनेस में, टाटा और बिरला, वो इसी समय इंडिया में क्या होंगे? जमशेद जी टाटा और घनश्याम दास बिरला। इनके हाउसेस क्या होंगे? बहुत तेजी से डेवलप होंगे। और जब डेवलप होंगे तो ये चाहेंगे कि भारत जल्दी से जल्दी आजाद हो। क्यों? जितनी जल्दी भारत आजाद होगा उतनी जल्दी इनके लिए क्या होगा? बिजनेस करना क्या होगा? आसान होगा। अपने देश की सरकार होगी इनके पास, तो इनके लिए बिजनेस करना क्या होगा? इजी हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए उद्योगपतियों ने क्या किया? उद्योगपतियों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया, पैसे से भी और जो भी इनसे सुविधा बन पाई। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का इन लोगों ने क्या किया? समर्थन किया। ठीक। दूसरी बात, 1917 में एक और वैश्विक घटना हुई जिसका असर भारत पर पड़ेगा। कौन सी घटना हुई? तो रूस की क्रांति हुई। 1917 में क्या हुआ? रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन हुआ। 1917 में क्या हुआ? रशियन रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है। और रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ वो आपका, इसने क्या किया? इसने भारतीय मजदूरों में इसने भारतीय मजदूरों में आत्मविश्वास बढ़ाया। आत्मविश्वास बढ़ाया। और भारतीय किसान और मजदूर भारतीय किसान और मजदूर इंडियन नेशनल मूवमेंट में भाग लिए, पार्टिसिपेट किए। क्यों?
क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन ने एक तो पूरी दुनिया को समाजवाद का नारा दिया, समाजवाद का नारा, स्लोगन ऑफ सोशलिज्म, स्लोगन ऑफ सोशलिज्म। दूसरी बात, ये किसने किया था? किसानों और मजदूरों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? किसानों और मजदूरों का आंदोलन था। मतलब वो लोग जिनको बिल्कुल भी गिना नहीं जाता था किसी तरह के इम्पैक्ट में, वो किसका आंदोलन था? किसानों और मजदूरों का आंदोलन था। किसानों और मजदूरों का आंदोलन था। रशिया में जार नाम के राजा होते थे, जार वंश के लोगों का शासन था। उनके शासन को उखाड़ फेंका वहां के किसानों और मजदूरों ने। इस बात को लेकर दुनिया भर के किसानों मजदूरों में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग गए गुजरे लोग नहीं हैं, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोग भी एक क्या कर सकते हैं, एक अंतर पैदा कर सकते हैं, अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। तो अपने रोल प्ले के लिए किसान मजदूरों ने भी क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। ठीक। और इसी समय एक तीसरी चीज क्या हुई? एक तीसरी चीज क्या हुई? तीसरी चीज हुई 1919 में क्या हुआ? रॉलेट एक्ट आया। क्या आया? रॉलेट एक्ट आया। ठीक। रॉलेट एक्ट बना 1919 में। रॉलेट एक्ट बना। दरअसल 1917 में रॉलेट कमीशन बनाया गया था। रॉलेट कमीशन, रॉलेट आयोग बनाया गया था, बनाया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे, वो थे सिडनी सर सिडनी रॉलेट। और इन्हीं के नाम पे सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। तो सिडनी रॉलेट के नाम पे क्या हो जाएगा? सिडनी रॉलेट के नाम पे क्या हो जाएगा? राजा को जार बोलते थे, हाँ जार बोलते थे। जार निकोलस सेकंड, उसका टी साइलेंट होता है जार में। वो सब जिनका सोशल साइंस है उनको जानना है, आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जानना है, रहने दीजिए आप लोग। तो सिडनी रॉलेट जो है वो उसके क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए रॉलेट एक्ट का नाम उन्हीं के नाम पे रॉलेट एक्ट पड़ जाएगा। ठीक। देखिए 1905 से लेकर 1920 का जो दौर है ना, 1920 का दौर है, उस दौर में और उससे पहले भी बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी भारत के अंदर। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरनगर के किंग को, जज जो किंग्सफोर्ड थे, मुजफ्फरनगर के जज जो थे किंग्सफोर्ड, उनको मारने का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस जो है वो क्या हो गए? वो पकड़ लिए गए, उनको फांसी दे दी गई। फिर वीर सावरकर ने जो है वो नासिक में अभिनव भारत बनाया। ठीक। और युगांतर बना, युगांतर अनुशीलन समिति संस्था बनी। भारत के बाहर मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा फहराया। सब पढ़ोगे अभी आगे। ठीक है। तो ये जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, ये क्रांतिकारी घटनाओं को लेकर अंग्रेज थोड़े से क्या थे? थोड़ा सा डाउटफुल थे कि यार ये ज्यादा ही बढ़ रहा है मामला। तो उन्होंने कमीशन बनाया कि जरा देखो कि कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब किसकी इन्वॉल्वमेंट हो रही है क्रांतिकारी आंदोलन में। तो इसी बात को लेकर इस आयोग को एक रिपोर्ट देनी थी। ठीक। और फिर इसने रिपोर्ट जो दी, उस रिपोर्ट के बेसिस पे क्या हुआ? रॉलेट एक्ट जो है वो बनाया गया 1919 में। इस एक्ट में क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति की संदेह के आधार पर, किसी भी व्यक्ति की संदेह के आधार पर गिरफ्तारी की जा सकती है, की जा सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेशन ऑफ
any person on the basis of suspicion, any person could be detained, any person could be detained, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अध्यक्ष के बाद लिखा है बेटा सर सिडनी रॉलेट, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। संदेह किस चीज का होना चाहिए, सस्पिशन किस चीज का होना चाहिए, सस्पिशन होना चाहिए क्रांतिकारी गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता का, संलिप्तता, इन्वॉल्वमेंट इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब आप एक बात बताइए, संदेह तो किसी पे भी हो सकता है, तो कल को ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बाल गंगाधर तिलक को बोल दें बुला के कि हमें ना आपके ऊपर संदेह है कि आप क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हैं, तो ऐसा कर रहे हैं कि हम आपको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। और जिसको भी जेल भेजते थे आप कोई मुकदमा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो क्या था, प्रिवेंशन डिटेंशन था, ठीक है, वो क्या था, निवारक निरोध था। तो इस वजह से जिसको भी गिरफ्तार करते थे कम से कम 2 साल के लिए उसे आप गिरफ्तार रख सकते थे। तो फिर आप क्या इसके खिलाफ कहीं अपील कर पाएंगे, कहीं दलील कर पाएंगे, कोई वकील कर पाएंगे? संलिप्तता मतलब उनका शामिल होना। एक काम करता हूं भैया, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह, शामिल होने का संदेह नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपने पढ़ा है कि रॉलेट एक्ट को क्या बोला जाता है, बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून, बिना अपील का कानून कहा जाता है। और इसीलिए इसे काला कानून कहते हैं, ब्लैक एक्ट कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं, ब्लैक एक्ट कहते हैं। और इसीलिए गांधी ने इस कानून को शैतान का कानून कहा था। इस कानून को क्या कहा था, शैतान का कानून कहा था, डेविल्स एक्ट कहा था। क्या कहा था, डेविल्स एक्ट कहा था। क्लियर है पॉइंट? क्या कहा था, शैतान का कानून कहा था, डेविल्स एक्ट कहा था। क्लियर है? बताइए, क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो नेचुरल है कि इस कानून के अगेंस्ट क्या होगा, चारों तरफ विरोध होना शुरू हो जाएगा। और जब विरोध होगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट भी होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन किन देश में हुआ? मानना मत, अगर हम मान लो इग्नोर करेंगे, नहीं हम नहीं बताएंगे क्या, इतना तो खैर पता होना चाहिए। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र थे, एक्सेस पावर और अलाइड पावर्स थे, ठीक है। तो ब्रिटेन फ्रांस ये लोग एक साथ लड़ रहे थे, रशिया ब्रिटेन फ्रांस ये लोग एक साथ लड़ रहे थे। दूसरी तरफ जर्मनी और बाकी लोग, जापान और ये सब एक साथ लड़ रहे थे, ठीक।
क्लियर है? तो 18 मार्च 1919, ये भी याद रखना, 18 मार्च 1919, ठीक है, ये डेट पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट डेट है। तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है वो देश में क्या होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे ना। तो गांधी ने क्या किया, 6 अप्रैल 1919 को गांधी ने अखिल भारतीय सत्याग्रह का आह्वान किया, ठीक। तो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट को क्या करना था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, ठीक। तो ये प्रोटेस्ट क्यों होगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि गांधी द्वारा पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह कौन सा था, ठीक। तो याद रखिएगा, यह गांधी द्वारा पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था, अखिल भारतीय सत्याग्रह था, अखिल भारतीय सत्याग्रह था। गांधी द्वारा पहला क्या था, ये अखिल भारतीय सत्याग्रह था। 6 अप्रैल 1919 को मनाना था। पूरे देश में क्या होना था, हड़ताल आयोजित करने थे, पूरे देश में हड़ताल, स्ट्राइक किया जाएगा। पूरे देश में क्या होगी, स्ट्राइक और प्रदर्शन, यानी प्रोटेस्ट किया गया। और गांधी ने बोला कि इसे हम अपमान व याचना दिवस, अपमान और याचना दिवस के तौर पर इसे मनाया गया। पर यह प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में फैल नहीं पाया। तो यह जो प्रोटेस्ट था केवल शहरों तक ही सीमित रहा, शहरों तक ही सीमित रहा, ठीक। ये प्रोटेस्ट केवल क्या रहा, शहरों तक ही सीमित रहा। पूरे देश में इसको कर नहीं पाए, ये लोग जो चाहते थे वो हो नहीं पाया, ठीक है। और ऐसे ही देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल, पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात थी 9 अप्रैल, यानी 3 दिन बाद इन लोगों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। पूरे देश में नहीं होने की कोई खास वजह थी, बिल्कुल थी वजह, क्योंकि अभी भी कांग्रेस जो है वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई है कि वो गांव-गांव के अंदर पहुंच जाए। इसीलिए यहां के बाद गांधी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे और चवन्निया सदस्य बनाने की बात करेंगे। चवन्नी समझते होगे ना, 25 पैसे का चंदा देकर आप कांग्रेस के क्या बन सकते थे, मेंबर बन सकते थे। जैसे आज की डेट में आप किसी पार्टी का मेंबर बनना चाहें तो आपको चंदा देना पड़ता है, कहीं 10 रुपए है, कहीं 50 रुपए है, ऐसे करके, ठीक है। तो डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, दो लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। डेट थी 9 अप्रैल की, ठीक। आप डेट मत लिखना, बस ऐसे कहानी सुन लो, ठीक है।
सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, क्लियर है। तो इन लोगों को 9 अप्रैल को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमारे कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। एक तो आप अनलॉफुल एक्ट बना रहे हो, दूसरा जब हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप अनलॉफुल डिटेंशन कर रहे हो। तो लोग इस डिटेंशन को क्या करने लगे, अपोज करने लगे, इनकी गिरफ्तारी का विरोध होने लगेगा और बोला जाएगा कि हम लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तो 9 अप्रैल से 4 दिन बाद यानी 13 अप्रैल 1919 को इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया पंजाब में ही अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की जगह पे। दुर्भाग्य से उस दिन बैसाखी भी थी, तो लोग थोड़ा मेला वेले के लिए भी आए थे। हालांकि लोगों को नहीं पता था कि इन 4 दिनों में एक चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, गवर्नमेंट ने इन 4 दिनों में धारा 144 लगा दी थी। और आईपीसी की धारा 144 कहती है कि आप कहीं भी गैदरिंग नहीं कर सकते, नहीं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। अगर एक जगह पे 4 लोगों से अधिक जमा है तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस का अधिकार है। पर भैया अधिकार गिरफ्तार करने का है, गोली मारने का नहीं है। और डायर ने क्या किया था, गोलियां चलवा दी थी। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में कांग्रेस नेताओं तथा कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी तथा ठीक है, कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में, टू अपोज रॉलेट एक्ट एंड टू अपोज द डिटेंशन ऑफ कांग्रेस लीडर, डिटेंशन ऑफ कांग्रेस लीडर, रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा आयोजित की गई, आयोजित की गई थी। ठीक, और इसी दिन क्या होगा, इसी दिन क्या होगा, ठीक है, जनरल डायर ने इस सभा पर गोलियां चलवा दी जिसमें लोग मारे गए, जिसमें लोग क्या हुए, मारे गए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है पॉइंट, बताइए। ठीक है, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में, जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में, विरोध में, जलियांवाला बाग की घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि
वापस कर दी तथा सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया। ठीक है, तो एक तो रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया, नाइटहुड की टाइटल वापस कर दी। नाइटहुड जो था, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि नाइटहुड क्या चीज थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी कि आपने किसी क्षेत्र में अगर अप्रतिम सफलता हासिल की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट गेन की है, या फिर आपने किसी कुछ ऐसा किया है जो कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, तो उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह का पुरस्कार देती थी जिसको नाइटहुड बोलते थे। जैसे नोबेल मिलता है उस तरह से नाइटहुड मिलता है। बस नाइटहुड क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली एक पदवी थी। जिनको ये नाइटहुड मिलता था उनके नाम के आगे सर लग जाता था। तो जैसे सर डॉन ब्रैडमैन, सर रविंद्रनाथ टैगोर, सर रविंद्र जडेजा, हालांकि उनको मिला नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, ये नाइटहुड टाइटल देती थी। तो नाइटहुड टाइटल क्यों दिया जाता है, अप्रतिम सफलता या फिर किसके लिए, अप्रतिम सफलता या फिर किसके लिए, जन सेवा के लिए। और शंकरन नायर जो है, यहां भी देखिए सर लगा है तो इसका मतलब इनको भी मिला होगा। शंकरन नायर ने तो सीधे सीधे क्या किया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। ठीक, तो नोट करके क्या लिखेंगे कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और दूसरी बात, नाइट हुड ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी अप्रतिम सफलता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, अप्रतिम सफलता या अप्रतिम योगदान लिख लो, अप्रतिम योगदान, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिटरेचर में किया था, तथा जन सेवा, पब्लिक सर्विस, जन सेवा के लिए दिया जाता था, के लिए दिया जाता था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, CHELMSFORD। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, जलियांवाला बाग की घटना के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या हो जाएगा आंसर, गवर्नर जनरल या वॉयसराय कौन था, तो क्या हो जाएगा आंसर, सर ये लॉर्ड क्यों लगाते थे सबके नाम के आगे, ये इसका जवाब मैं कई बार दे चुका हूं। देखो यूरोप में ना जो राजा होते थे तो वो नोबल्स, अपने अंडर नोबल्स रखते थे, अभिजात रखते थे, ऑफिसर्स रखते थे। और उन ऑफिसर को, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला, हाँ हाँ वही वही, तो
उन ऑफिसर्स को एक लैंड दी जाती थी, जमीन दी जाती, जैसे हमारे यहाँ सामंत होते थे वैसे वहां पे नोबल्स होते थे। तो चूंकि ये जमीन जो दी जाती थी, उस जमीन पे इनको एब्सोल्यूट जो है वो क्या दिया जाता था, अधिकार दिया जाता था। तो उस जमीन पे काम करने वाले या उस पे रहने वाले जितने भी किसान विसान होंगे, मजदूर होंगे, वो सब उनके ही अंडर आएंगे। तो आम जनता ने ऐसे लोगों को लॉर्ड बोलना शुरू कर दिया, या इटली की साइड जाओगे तो सेन्योर बोलने लगेंगे ऐसे लोगों को। सेन्योर मतलब होता है सीनियर। तो इसीलिए उनके जमींदारों के परिवारों में ही लॉर्ड शब्द प्रचलित हो गया। तो ये सब किसी न किसी एरिया के क्या थे, जमींदार थे, इसलिए इनको लॉर्ड कहा जाता था। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता था और हाउस ऑफ कॉमन्स होता था। तो लॉर्ड्स जो होता था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब होता था कि वो जमींदारों वाला, मतलब एलीट क्लास वाला क्या था, काम था। जैसे हमारे यहाँ जो है वो जमींदार वर्ग है होता था, वैसे सामंत बेटा राजा के सबऑर्डिनेट ऑफिसर, राजा के अधीनस्थ अधिकारी होते थे, जिनको जो है वो क्या करते थे, वेतन के तौर पे भूमि दी जाती थी। तो उस भूमि पे वो क्या करते थे, काम करते थे। ठीक, क्लियर है? क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि गवर्नर जनरल कौन था, चेम्सफोर्ड। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइटहुड क्या था। तो जलियांवाला बाग की घटना को लेकर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर क्या था, क्रोध था। और उसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आया कि उनको कोई ना कोई क्या बनाना पड़ेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जलियांवाला बाग की जांच के लिए, ये समझ जाओगे ना जलियांवाला बाग है कि पूरा लिखना पड़ेगा? ठीक है। तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए क्या किया, हंटर कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी बनाई, हंटर कमेटी का गठन किया। ठीक है, गठन किया। और नेचुरल है ये कमेटी क्या बोलेगी कि इसने बहुत बढ़िया रिपोर्ट नहीं दी। ठीक है, इसमें 3 भारतीय भी थे। और कांग्रेस ने भी जलियांवाला बाग की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। हंटर कमेटी का जो अध्यक्ष था उसका नाम था विलियम हंटर। उसका नाम क्या था, विलियम हंटर। ठीक है, इसने इंडियन मुसलमान नाम की किताब भी लिखी थी। ठीक है। और JWB की जांच के लिए जो कांग्रेस ने कमेटी बनाई, इस समिति का नाम था तहकीकात समिति। इस समिति का नाम क्या था, तहकीकात समिति। ठीक। और तहकीकात समिति में जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। और गांधी भी इस समिति के एक सदस्य थे। इस समिति के एक सदस्य थे। ठीक है। सर, तो जलियांवाला बाग तो ब्रिटिश द्वारा ही किया गया था, तो जांच, अरे जांच इसलिए बिठाएंगे कि भाई लगातार विरोध बढ़ रहा था ना चारों तरफ। तो जनरल डायर, सबको लगा, लोग लगातार डिमांड कर रहे थे। जैसे गोधरा में 2001 में दंगा हुआ था,
तो उसके बाद जांच कमेटी बनाई गई थी ना, जांच कमेटी तो सरकार बनाती है ना कि क्यों हुआ, क्या कारण था। हुआ ये कि हंटर कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी वो बिल्कुल ही उल्टी दी, तो उसने जो है वो डायर को बिल्कुल ही निर्दोष साबित कर दिया, और जो रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट भी गलत दी। जितने लोग एक्चुअल मरे थे उससे बहुत कम नंबर दिया गया, 300 कुछ नंबर बताया गया कितने, जबकि मरे थे 1500 के आसपास। ठीक है सर, आप तो डैश के एस्टेट से बेटर कंटेंट दे रहे हैं। अरे यार देखो, एक बात समझो, अब इसका क्या जवाब दें बेटा, हर एग्जाम की डिमांड थोड़ी अलग होती है ना, और ऐसा नहीं है अगर आप उसको उठाएंगे तो वो यूपी का एग्जाम है, आप उसमें आप लोगों को ज्यादा पढ़ाया है मैंने। यहाँ समझा के इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बीपीएससी एग्जाम बनाएगा ना, और बीपीएससी एग्जाम बनाएगा तो अपनी नाक डालेगा ही डालेगा। क्यों, कैसे नाक डालेगा, वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है क्लियर है। चलो, तो कांग्रेस ने भी क्या कर दिया, अपनी कमेटी बना दी, गांधी जी को भी इसका मेंबर बना दिया। कहने का मतलब यह है कि लोगों का गुस्सा जो है ना, एक तो महंगाई बढ़ी है, खाने का सामान महंगा हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से, किसान मजदूर अलग जाग गए हैं कि हमें भी आंदोलन में भाग लेना चाहिए। ठीक है, 1916 में ऑलरेडी लखनऊ पैक्ट हो चुका है, हिंदू मुस्लिम भी एक मंच पे आ गए हैं, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या हो गए, एक मंच पे आ गए। मुसलमानों का नंबर बढ़ेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, तो सारे वर्ग इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। गांधी आएंगे तो गांधी आके धीरे धीरे सारे वर्गों को क्या करेंगे, जोड़ना स्टार्ट करेंगे। क्यों, मूवमेंट तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब सारे वर्ग के लोग उसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, जब सारे वर्ग के लोग उसमें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। गोली चलाने के पीछे रीजन क्या था, अरे रीजन कुछ नहीं था, गैदरिंग नहीं होगी तो धारा 144 तो लगेगी ही लगेगी। वहां लोग इकट्ठा हो गए तो जनरल डायर ने जाकर पहले वार्निंग दी कि आप लोग खाली हो जाइए। देखो, चिढ़ोकले तो थे ही सब, तो खिसियाए हुए तो थे ही सब, तो अपनी खिसियाहट उतार दिए, है ना। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद गांधी बोलेंगे कि ऐसी सरकार के साथ किसी तरह का सहयोग करना भी क्या हो जाएगा, नैतिक रूप से गलत हो जाएगा। इसलिए हम इस सरकार के साथ क्या करेंगे, असहयोग करेंगे। तो 1920 में कौन सा आंदोलन छेड़ा जाएगा, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या छोड़ा जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, वो बात सही है कि मैं लिख लिख के पढ़ाता हूं, लेकिन अब आपका देखिए क्या है, आपके एग्जाम को भी ध्यान में रखना है। 24-25 अगस्त, 24 की 22-23 अगस्त से आपका एग्जाम है, तो अब आप समझिए, अब थोड़ी सी स्पीड में बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मंडे से समझाते हुए चलूंगा, पर ये लिखने वाला काम मैं पहले से टाइप करा के रख लूंगा अपने पास, है ना। नहीं तो ऐसे तो पता चला कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ही चलता रहेगा, क्योंकि तुमको मजा आ रहा है, तुमको सब जानना है। सब जानने के चक्कर में तो हम यही पढ़ाएंगे, तो सोशल साइंस कब पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो मैं मंडे से हम लोग जो है, जो लिखने वाली बातें वो सब पहले से लिख के रख लेंगे, समझाते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा वो बताते हुए चलेंगे। मैं जल्दी खत्म कर लूंगा तो मेरे पास भी एक ये होगा कि आपको वन लाइनर तैयार करके दे दूं क्वेश्चन फॉर्म में, आप पढ़ जाओ उसको, है ना। ठीक है, चलो, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब मंडे से आपकी क्लास पूरे मतलब वाईटी पे नहीं जाएगी मेरी क्लास, वो किसी और टाइम पे लेंगे। तो मंडे टू फ्राइडे अपनी 5 दिन चलेगी क्लास, और अगले वीक में यानी 24 हो गई ना, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, हाँ, तो 30 तारीख तक हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट खत्म कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जुलाई से अपना हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में आपको बताता चलूंगा, बाकी हम क्वेश्चन फॉर्म में चीजों को कलेक्ट करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में चीजों को कलेक्ट करते चलेंगे। तो मंडे से आपकी क्लास कितने बजे हो जाएगी, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे 8 PM।
मंडे टू फ्राइडे 8 PM। ठीक है, डन है। 9 बजे वाली क्लास है आज, बिल्कुल है, मैंने रखवाई है क्लास आपकी। बताया नहीं, विलियम हंटर ने जो बुक लिखी थी इंडियन मुसलमान, बुक का नाम था इंडियन मुस्लिम। जो छूट गया है, जिसने अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है, तो आप पास्ट क्लासेस में जाके पीछे की क्लासेस देख, जब आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो जो क्लास पीछे हो चुकी है वो पास्ट क्लास जो है वो आ जाएंगे। ठीक, 2 डायर थे राज जी, एक माइकल ओ डायर था और एक ये वाला डायर था, तो उधम सिंह ने गलत वाले डायर को मार दिया था। ठीक, अभी ये सब पढ़ाएंगे आगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें कृष्णा जी? क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप वाईटी पे जा सकते हैं। ठीक है, आप एक काम करिएगा, वाईटी पे चले जाइएगा। ठीक है, और वाईटी पे जाके आप क्या करोगे, टीचर्स अड्डा सर्च कर लेना। ठीक, टीचर्स अड्डा सर्च कर लेना। ठीक, टीचर्स अड्डा पे जाना, चैनल ओपन करना, चैनल ओपन करके चले जाना प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में जो बिहार वाली प्लेलिस्ट है, इसी में आगे देखोगे ना तो मेरी वाली तुमको इसमें पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी दिख नहीं रही है, ढूंढ लेना, मैंने पूरा करा रखा है बेटा। ये रहा, ये रहा। बिहार 7th फ्रेश क्लासेस में जाना, 21 वीडियो दिख रही हैं, इसमें से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की वीडियोस हैं उन पे सब पे नंबरिंग लिखी हुई है, उन पे सब पे नंबरिंग लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली तो छोड़ देना, ये तो रिकॉर्डेड थी। इस पे मैंने पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट की प्रैक्टिस करा रखी है। ठीक, जैसे ये देखो, ये पहला है, इसी तरह से 1 2 करके दिख जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ है, दिख जाएगा, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने इसमें SCRT के क्वेश्चन, BPSC के क्वेश्चन सब करा रखे हैं, कठिन से लेके आसान वाले सारे कर रखे हैं। ठीक, सर कल वाईटी पे मैराथन क्लास लीजिए प्लीज। नहीं बेटा, कल नहीं ले पाएंगे, कल थोड़ा सा काम है, अगले सैटरडे संडे में लेंगे। अगले सैटरडे संडे इसलिए कि खाली हो जाएंगे ना, मंडे टू फ्राइडे एप्लीकेशन की क्लास होती है, तो नेक्स्ट लेंगे। ठीक है, 9 बजे क्लास, 9 बजे तो जो अभी चलेगी, बस शुरू करने जा रहा हूं, वो सोशल साइंस जिनका, यार तुम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हो। 8 PM पे जो मेरी क्लास होती है आपके साथ, ये चाहे आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हो, या आप 9 से 10 वाली तैयारी कर रहे हो, या आप 11 से 12 वाली तैयारी कर रहे हो, ये सबको देखनी है। ठीक, जो 9 to 10 वाली चलती है वो स्पेशली उनके लिए है जिनका SST 9 और 10 वर्ग वाला है। ठीक है, ये उनके लिए है। ठीक है, चलो अब जाएं हम, बाय बाय। 24-25 को आज हुई तो मैराथन उस पे, और कल भी है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, आज हुई तो थी सुबह 4 घंटे की मैराथन, कल TGT PGT में सबकी है, मेरी नहीं है बस।